हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास 10, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10 लेकर के आए हैं, जिसमें कल हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट। कल हम मूल अधिकार को डिस्कस कर रहे थे, उन पर चर्चा कर रहे थे, तो आज कंटिन्यू करेंगे चर्चा को, हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो आई होप कि अपनी तैयारी और पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। आपका 26 मई को एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 19 से, यानी कि राइट टू फ्रीडम से। राइट टू फ्रीडम जो हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक का पार्ट है, तो इसमें शुरू करते हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या है? जो आर्टिकल 19 जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, अब मैंने क्या बताया था कि कुछ आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। तो कौन कौन से थे वो आर्टिकल सिर्फ सिटीजन के लिए? तो 15 थे, 16 था, 19 था, 29 था और 30 था। तो ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। तो आर्टिकल 19 गारंटी टू ऑल सिटीजन 6 राइट। आर्टिकल 19 के तहत हमारे यहाँ सिटीजन को 6 राइट दिए जाते हैं। अब वो 6 अधिकार, 6 राइट कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी। नंबर 2, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि सभा आयोजित करने का अधिकार। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि समूह बनाने का अधिकार। समूह बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि घूमने की आज़ादी भारत में। घूमने की आज़ादी। अब देखो, एक तो है इसमें बोला है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 19 का पार्ट। अगर आपको इंडिया के बाहर घूमने जाना है, तो वो आपका फिर राइट टू लाइफ का पार्ट होगा। राइट टू लाइफ का पार्ट होगा, राइट टू लाइफ आएगा, राइट टू लाइफ का पार्ट होगा, और राइट टू लाइफ आएगा आपका आर्टिकल 21 में। ठीक है ना? अगर सिर्फ ये बोले कि भारत के व्यक्तियों को भारत में घूमने का अधिकार कौन से आर्टिकल से प्राप्त होता है, तो आर्टिकल 19 से। और उसको अगर विदेशी यात्रा करनी है, तो वो अधिकार कहाँ से प्राप्त होगा? वो घूमने का अधिकार प्राप्त होगा आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू लाइफ से। नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार है। अभी इन पर चर्चा करेंगे डिटेल में, अभी देख ले रहे हैं एक बार तो। और लास्ट राइट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड बिजनेस, यानी कि राइट टू डू बिजनेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से बिजनेस करने का अधिकार है। अब ये नहीं है कि अगर मान लो किसी को बिजनेस करने का अधिकार दे दिया, तो वो व्यक्ति चरस गांजा का बिजनेस करेगा? नो, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना? तो हर जगह क्या है, लिमिटेशंस हर जगह है। आर्टिकल 19 जितना आपके लिए राइट्स प्रोवाइड करता है, उतना ही सरकार के लिए भी राइट्स प्रोवाइड करता है कि वो किस कंडीशन में आप पर क्या लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 19 में अगर राइट दिया है, तो आर्टिकल 19 में इटसेल्फ रिस्ट्रिक्शन भी दिए हैं। ठीक है ना? These 6 rights are protected against only state। ये जो आर्टिकल 19 के तहत जो राइट है, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है ना? ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। मान लो अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये मैं हूं, ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये एक दूसरा पर्सन है। अब इस व्यक्ति के घर में रहने का अधिकार है? नहीं है। इस घर के बारे में बोलने का अधिकार है घर के लोगों को? नहीं है। अगर इनका बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस को अपना बोलने का अधिकार है? नहीं है। तो इस तरीके से, यानी कि ये जो अधिकार है, ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं, वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के। ठीक है ना? नेक्स्ट है द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि
जो सरकार है वो क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध किस तरीके से, रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि सरकार का जो भी मन आया कोई भी प्रतिबंध लगा दे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जैसे कि ये 6 राइट ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ, यानी कि अगर ये जो 6 राइट दिए हैं, अगर इन पर सरकार को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन वही लगाई जाएंगी जो आर्टिकल 19 में इटसेल्फ दी गई हैं। उसके अलावा कोई अन्य रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। जैसा कि आर्टिकल 19 का 1 दिया है या 1 का बी दिया है, 1 का सी दिया है, तो इस तरीके से जिस तरीके से आर्टिकल में पावर दी गई है वो लोगों के लिए, तो ऐसे ही सरकार को भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर दी गई है इटसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास कोई भी बात है तो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स, क्या क्या है, राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू, यानी कि अपने व्यूज को दूसरे के सामने रखना, ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। नंबर 2, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर पर आप सेंसरशिप नहीं लगा सकते क्योंकि ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि कुछ भी छापने की आज़ादी। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिक्टिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि हम घेराबंदी कर सकते हैं लेकिन स्ट्राइक कर सकते हैं नहीं कर सकते। किसी भी, मान लो गवर्नमेंट की कोई दुकान है, मान लो राशन वाले की दुकान है, हम वहां जाके पिक्टिंग कर सकते हैं लेकिन वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप अपना कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, पोस्टर बैनर लगवा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि अगर कोई आपके टेलीफोन कन्वर्सेशन को सुनता है तो टेप करता है तो ये आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 19 में किस पार्ट का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, यानी कि आपको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है सब व्यक्तियों को। राइट टू वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उनके एरिया में इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में जानने का अधिकार है लोगों को। ठीक है। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार का मतलब है कि मान लो कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो इसका मतलब ये है कि उस काम को सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, कोई अन्य प्राइवेट पार्टी उस काम को नहीं करेगी। तो राइट टू टेलीकास्ट एक ऐसा अधिकार है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल, अगर आप प्राइमरी लेवल पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपके पास अपने शिक्षा ग्रहण करने के जो मीडियम चुनने का अधिकार है वो है आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। ठीक है ना। मान लो कहीं प्राइमरी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, कहीं के लोग तेलुगु बोलते हैं, कहीं तमिल बोलते हैं, कहीं कन्नड़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी लेवल पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो लोगों को चुनने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कोई भी बंद नहीं करा सकते। जैसे बोलते हैं ना कि कभी ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम भारत बंद करा देंगे, हम यूपी बंद करा देंगे, हम राजस्थान बंद करा देंगे, तो ये सब बंद नॉट अलाउड, आर्टिकल 19 में ये सब बंद अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, आपको अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी है यानी कि लिंग की पहचान है वो बताने का अधिकार है। राइट टू रिप्लाई और राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म, राइट टू रिप्लाई के साथ साथ राइट टू साइलेंट भी है, आप चाहें तो साइलेंट भी रह सकते हो। राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज ऑन द
वीडियोस ऑन द इंटरनेट, सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पर कोई भी इंफॉर्मेशन, पोस्ट, वीडियो डालने का अधिकार दिया गया है। राइट ऑफ फिल्म मेकर्स टू एग्जिबिट देयर फिल्म, यानी एग्जीबिशन होता है ना, मान लो किसी फिल्म मेकर ने, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कोई फिल्म बनाई, तो फिर क्या करते हैं, वो एग्जीबिशन लगाते हैं। एग्जीबिशन मतलब जहाँ जो फिल्म के हीरो हीरोइन वगैरह सबको बुलाया जाता है, फिल्म का प्रमोशन किया जाता है, वो सब करने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी कि अभी ये तो जजमेंट हाल ही में आया था लॉकडाउन के बाद में, क्योंकि अभी के टाइम में जब से लॉकडाउन लगा तो इंटरनेट लोगों के लिए एक नीड बन गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि अब राइट टू इंटरनेट ना, ये आर्टिकल 19 के राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। अब क्या है, देखो नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब क्या, अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि सरकार कहाँ कहाँ रोक लगा सकती है। तो जैसे इसमें खुद दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, तो इसमें सरकार कहाँ रोक लगाएगी, वो एवरीथिंग जैसे अधिकार दिया आर्टिकल में, तो उसी हिसाब से रिस्ट्रिक्शन भी दी गई हैं। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब देखो क्या क्या ग्राउंड दिए हैं। सोवरेनिटी का मैटर हो, सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, हमारे देश की संप्रभुता। इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, सुरक्षा, और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, यानी कि सोवरेनिटी की बात हो या हमारे देश की अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तो वहां पे क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 19 में खुद बोला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, वो भी एक आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं फैलाओगे जिससे कि झगड़े या ऑफेंस का काम बढ़ जाए। ठीक है ना। देखो सीधा सीधा समझो, आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं। तो 19 का 1 का ए राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन किसी भी मीन्स से हो सकता है, ठीक है ना। तो अपनी बात को जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय प्रेस, बाय सोशल मीडिया, एनीथिंग, सब आपको मिला है। लेकिन उसमें आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं फैलाओगे, ऐसी कोई बात नहीं फैलाओगे जो कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ जाए, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को तोड़े। ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं बोलोगे जिससे कोर्ट की गरिमा कम हो, किसी व्यक्ति का डिफेम नहीं करोगे, कोई ऐसी न्यूज नहीं डालोगे जिससे कोई इंसाइटमेंट हो ऑफेंस का लिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 के 1 का बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि सभा बनाने का, सभा आयोजित करने का अधिकार। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि विदाउट आर्म्स सभा बनाने का अधिकार है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड, यानी कि अगर मान लो कोई 10 व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि हम कोई पंचायत आयोजन कर रहे हैं या कोई सभा बना रहे हैं, तो वो पब्लिक लैंड पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मिस्टर एक्स के घर में गए आप और मिस्टर एक्स से बोले हम यहाँ सभा आयोजित करेंगे, घर खाली करो, तो कर सकते हो? ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक लैंड पर ही अलाउ है। एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण और अनार्म्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि सब AK-47 लेके और कार 98 लेके सभा में चले गए, नो, इट्स नॉट अलाउड। सभा बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, अनआर्म्ड यानी कि हथियारों के बिना होनी चाहिए। हथियार लेकर आप सभा नहीं आयोजित करोगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। आप सभा बना रहे हो, लेकिन सभा में आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचा रहे हो या सभा के लिए, कल्याण के लिए कुछ बात बताने वाले हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करोगे, जैसे मान लो किसी कंपनी में काम चल रहा है और आप वहाँ के जो लेबर यूनियन है उसके लीडर हो, आपने सब लेबर को बुला लिया, बोला कि वी आर ऑर्गेनाइज टू असेंबली एंड वी आर गोइंग टू स्ट्राइक, तो इट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना। स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्राइक करने से क्या है कि जो पब्लिक ऑर्डर है उस पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना।
तो स्ट्राइक नॉट अलाउड, ठीक है, स्ट्राइक नॉट अलाउड। अब क्या, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हर जगह जहां अधिकार है वहां रिस्ट्रिक्शन मिलेगा ही मिलेगा आर्टिकल 19 में, ठीक है ना, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन टू ग्राउंड, ठीक है ना, टू ग्राउंड, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके अलावा आप कुछ भी करें तो आपको असेंबली बनाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम करोगे, देश को संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने का काम करोगे, तो आपकी सभा नहीं बनाने दी जाएगी और ये आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एंड पब्लिक ऑर्डर आल्सो, एक तो हो गया सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, दूसरा हो गया पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर में मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, यानी कि आप ये भी नहीं है कि कोई नेशनल हाईवे है उसको जाम करके बैठ गए, जिससे मतलब ये है कि अधिकार का मतलब क्या है, मेरा अधिकार मेरे लिए तब तक सीमित है जब तक मैं किसी सामने वाले के अधिकार को डायलूट या वॉयलेट नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे अधिकार को पाने के लिए अगर मैं सामने वाले के अधिकार का वॉयलेशन करता हूं तो मेरा अधिकार अधिकार नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मेरे अधिकारों को, अगर मुझे अपने अधिकारों को यूज करना है, अपने अधिकारों का पालन करना है, तो मेरे को ऐसा देखकर चलना पड़ेगा कि सामने वाले के भी अधिकारों का पालन हो, ना कि सामने वाले के अधिकार वॉयलेट हो। तो ये नहीं है कि मैं NH34 पर गया, NH44 पर गया और NH44 को पूरा घेर लिया, वहां से आवाजाही बंद करा दी, तो इट्स नॉट अलाउड, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अभी क्या था असेंबली, अब है एसोसिएशन, ठीक है ना। अभी क्या था सभा बनाने का अधिकार, अब क्या एसोसिएशन बनेंगे, एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि समूह बनेंगे, समूह। आजकल गांव में एक वो बहुत चर्चा चल रही है कि समूह ले लो, समूह ले लो, समूह ले लो, तो वो समूह इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के तहत है। तो ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। शेड्यूल शेड्यूल था 9B, ठीक है ना, इस तरीके से पार्ट 9B था। तो ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कैन बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ठीक है ना। आप ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं बनाएंगे जो सामने वाले की भावना को ठेस पहुंचाए, मोरालिटी खत्म कर दे, ठीक है ना। तो आपका जो समूह होना चाहिए वो देश की संप्रभुता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आंदोलन मत समझ लेना, पता लगा के आंदोलन करने का अधिकार है, ठीक है ना। मूवमेंट का मतलब है घूमने फिरने की आजादी, आंदोलन नॉट, घूमने फिरने की आजादी, फिरने की आजादी। तो एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अपने देश की सीमा में आप कहीं भी घूम सकते हो, ये आपको अधिकार देता है आर्टिकल 19, ठीक है। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम आर टू नेमली इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। मान लो कोई अंडमान निकोबार आइलैंड है ये, यहाँ पे सेंटलीज जनजाति के लोग रहते हैं, कौन सी जनजाति के, सेंटलीज। अब वहां का एरिया जो है वो प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित क्यों है, क्योंकि जो सेंटलीज जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें बाहर के लोग पसंद नहीं है, अगर उनके एरिया में कोई आउटसाइडर्स आता है तो वो उसको मार देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वहां पर सिर्फ कोई भी जाएगा तो ऑफिशियल ही जाएगा, कोई अदर मेंबर उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले की बात है, वहां पे एक अमेरिकन नागरिक पहुंच गया तो उसको बेचारे को मार दिया था वहां के लोगों ने। तो मतलब ये है कि जो लोग अपने एरिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो अपने एरिया में आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करेंगे। अब ऐसा कौन करेंगे, जो जनजातीय लोग हैं, क्योंकि जनजातीय लोग हमेशा समाज से दूर रहे हैं, वे समाज के साथ कभी घुले मिले नहीं, तो वो हमेशा यही पसंद करते हैं कि वे इस मॉडर्न समाज से दूर रहे, अपने
कस्टम, अपने वैल्यूज, अपनी परंपरा सबको बचा के रखें, ठीक है ना। क्योंकि उनके माइंड में एक माइंडसेट ये होता है कि ये बाहर के लोग हैं, ये आएंगे तो ये हमारे कस्टम को, हमारी वैल्यूज को खत्म कर देंगे, ये अपने अपने कस्टम, अपनी वैल्यूज, अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपेंगे। तो ये सारी चीज होती है। यानी कि या तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो, यानी कि मान लो कोई एरिया है, वहां पर किसी एक मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कोई ऐसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को चाहती ही नहीं है, तो उस एरिया को क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं वहां पे जाना। ठीक है, एक तो शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में हो या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपको कहीं भी रहने का अधिकार है। ये नहीं बोलेगा कि यू आर द पीपल ऑफ साउथ इंडिया, आई विल नॉट अलाउ टू स्टे हेयर। नो नो नो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू डिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। आपको किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार है, लेकिन इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी प्राइवेट पर्सन के घर पे जाके कहो कि मेरे को यहाँ पे रहना है, मेरे को आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया है कि मेरे को कहीं भी रहने का अधिकार है। आप कहो कि एनाटेलिया में जाके अंबानी से कि मेरे को यहाँ पे एक रूम चाहिए क्योंकि मेरे को कहीं भी रहने का अधिकार है, मेरे को रूम दे दो, तो इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो आर्टिकल 19 है आपको सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलेगा, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट्स ऑन टू ग्राउंड, इसमें भी टू ग्राउंड है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जैसा कि आपको ने पीछे देखा तो सेम इसमें भी कि जनरल पब्लिक अगर कहीं किसी एरिया की पब्लिक नहीं चाहती कि यहाँ कोई रहे तो आपको वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, और कोई शेड्यूल ट्राइब ऐसी है कि वो अपने कस्टम और कल्चर वैल्यूज को बचाने के लिए डिसअलाउ करती है, तो उस एरिया में भी आपको जाने से रोका जाएगा, वहां रहने से रोका जाएगा। अब आर्टिकल 19 के 1 का 6 पे आ गए हम। 1 का 6 हो गया, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, एफ हो गया ये, ठीक है ना, जो भी है आर्टिकल 19 1 का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब है वर्क, एक तरीके से वर्क समझो। तो कोई भी काम करने का आपको आजादी है, बिल्कुल है। ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, वो कोई भी काम कर सकते हैं, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए, क्या आप गांजा, चरस, अफीम इस सब का बिजनेस कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है ना। क्या आप हथियारों की तस्करी कर सकते हो? नो, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आपने अगर चरस गांजा को सप्लाई करना शुरू कर दिया तो क्या ये इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होगा? नहीं होगा, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप हथियारों की सप्लाई करते हो, आप बॉम्ब बनाने का काम करते हो, तो क्या वो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होगा, यानी कि आम लोगों के हित में होगा? तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो आम लोगों के अहित के लिए किया गया हो, ठीक है ना। आपको कोई भी काम करने का अधिकार है, कोई भी बिजनेस सेटअप करने का अधिकार है, कोई भी ट्रेड करने का अधिकार है, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि जिससे जनरल पब्लिक यानी कि आम आदमी को अहित हो, आम आदमी का नुकसान हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है ना। अब आर्टिकल 20 पर बात आ गई। तो आर्टिकल 20 ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कि जो आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी को लॉ के अगेंस्ट में जाके किसी को पनिशमेंट देते हो तो वो प्रोटेक्ट की जाती है आपकी आर्टिकल 20 से, ठीक है ना। तो आर्टिकल 20 जो है हमारा, ये 3 पार्ट में है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 3 पार्ट में, कौन कौन से 3 पार्ट है इसके? नो एक्ट पोस्ट, नो एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ। इस चीज का मीनिंग समझिए। तो इसका मीनिंग है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम
ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो वो उसी टाइम के बने हुए लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन एट द फैक्ट। देखो मान लो कोई व्यक्ति, समझना इसको, कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति चोरी करता है और इस टाइम चोरी के लिए प्रिवेंशन ऑफ XYZ एक्ट है, ठीक है ना, मतलब कोई भी एक्ट बना रखा है सरकार ने। अब इस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और ये एक्ट उस टाइम बना हुआ है तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका कन्विक्शन होगा, ठीक है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग कन्विक्शन होगा तो अगर इस एक्ट में उस चोरी की सजा 2 साल है तो आप 2 साल ही देंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी लॉ उस टाइम फोर्स में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा या पेनल्टी दी जाएगी। तो ये जो लिमिटेशन है इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, ठीक है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज में है और सिविल लॉ टैक्स लॉ में नहीं है। मान लो सरकार ने 2020 में कोई लॉ बनाया टैक्स को लेके और कहा कि ये जो टैक्स के लिए जो लॉ है ये 2002 से अप्लाई होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया 2020 में या 2024 में अभी बना दे और कह दे कि आज से चोरी करने की सजाए मौत होगी, तो जिन लोगों पर सजा के चोरी करने के पहले से केस चल रहे हैं क्या उनके लिए ये चीज होगी? नहीं। अब ये होगी जो फ्यूचर में करेंगे, इस लॉ के बनने के बाद से जो लोग इस ऑफेंस को करेंगे उनके लिए ये चीज अलाउ होगी, या यही मतलब होता है नो एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह आज किया है तो आज के लॉ के अनुसार ही उस व्यक्ति को सजा होगी, ना कि आप फ्यूचर में लॉ बना के पीछे के लिए जो गुनाह किए गए हैं उनके लिए सजा तय कर दो, ठीक है ना। अगर सिविल केस है या फिर टैक्स का केस है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन proceeding before a court law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in the proceedings before departmental administrative authority as they are not judicial nature. देखो इसका मीनिंग समझो, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, अब कोर्ट ने क्या बोला, ये सिर्फ कोर्ट के केस में होगा, ठीक है ना, कोर्ट या जुडिशियल ट्राइब्यूनल होनी चाहिए। तो कोर्ट या तो किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने उसको 2 महीने की सजा दे दी, ठीक है ना, 2 महीने की सजा दे दी। अब वो व्यक्ति 2 महीने की सजा पूरी करने के बाद बाहर आता है जेल से, तो फिर क्या होता है कि दोबारा से पुलिस पकड़ के उसको ले जाके इसने 4 महीने पहले चोरी की थी, तो क्या इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने अपराध एक बार किया है और आपको एक बार उसकी सजा हो गई तो आपको उस अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं होगी, ठीक है। अगर आप जेल से बाहर आके दोबारा चोरी करते हैं तब आपको दोबारा पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप चोरी नहीं करते हैं तो आपको इसलिए दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा कि आपने उस केस के पहले चोरी की थी, ठीक है ना। समझ में आया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि अगर आज अपराध किया है तो आज के समय जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। और नो डबल जेओपार्डी, अगर एक बार आपको सजा मिल गई तो उसी उसी गुनाह के लिए, उसी ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और नंबर लास्ट है इसमें नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अक्यूज्ड को किसी भी ऑफेंस के लिए जो है shall be compelled to be witness against himself or herself, ठीक है ना। it extend only to criminal proceeding, ठीक है ना। अगर ये कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ उसको सबूत बनाने के लिए, ठीक है ना, नो पर्सन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी, मतलब किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है ना।
नो सेल्फ इंक्रिमेशन, किसी भी व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, पुलिस को पता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो क्या पुलिस उस व्यक्ति को फोर्सफुली बोलेगी कि आप अपना गुनाह कबूल कीजिए? नो, क्योंकि नो सेल्फ इंक्रिमेशन आर्टिकल 20 का पार्ट है, ये संविधान ने उसको दिया है। ठीक है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में है। अगर आप टैक्स लॉ में चोरी करते हो तो आपको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपने चोरी की है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना, आर्टिकल 21 इज मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इस आर्टिकल से बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है। अगर ये आर्टिकल है तो इसीलिए आर्टिकल 32 की वैल्यू है। Article 21 declares that no person shall be deprived of his her life or personal liberty except according to procedure established by law। ठीक है ना, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड प्रोसीजर established by law is mentioned in the constitution in which article it has been asked in many times in many exams। ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है आजकल सिर्फ यही पूछते हैं कि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आपको अगर बोला जाए कि ये वर्ड पे आपको फोकस रखना है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ड। ज्यादातर चीजें जब एग्जामिनर पूछेगा कि दिस वर्ड इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, 80 to 90% केसेस में इसका आंसर नो होगा। लेकिन अगर पूछे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यस, इसका आंसर राइट जाएगा। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है जापानीज इनोवेशन। नहीं नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है जापानीज, जापानीज। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये अमेरिकन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन है। अब इनका मतलब समझो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर मान लो कोई व्यक्ति को किसी लॉ के अकॉर्डिंग फांसी होती है, ठीक है ना, तो हम उसे आर्टिकल 21 के तहत बोल सकते हैं कि ये इसमें प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको फांसी दी जा रही है। लेकिन क्या वो लॉ सही था, इस चीज की जांच करने का अधिकार कहाँ होता है? ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहती है कि जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है लॉ बनाने में या लॉ में, क्या वो सही था? तो 1980 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पासपोर्ट ऑफ इंडिया का केस था, ये पासपोर्ट वाला केस था, उसके पासपोर्ट को लेकर। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी कैन यूज। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू करने की पावर है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 13 के तहत, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसने बोल दिया कि हम लॉ को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ समझ में आ गया कैसे होता है? मान लो कोई लॉ बना के, कोई प्रोसीजर बना के किसी को सजा देना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। अगर लॉ को चेक करना उसका प्रोसीजर सही है या नहीं है, तो वो ड्यू प्रोसेस लॉ है। ठीक है, तो अब राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, तो इसके तहत आपको बहुत सारे समय समय पर जजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो राइट टू लाइफ है अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, इसमें कम से कम आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग राइट्स मिल जाएंगे। राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू डिग्निटी ऑफ वुमेन हो गया, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरेसमेंट, बहुत सारे अधिकार होंगे। ठीक है ना, राइट टू स्पीडी ट्रायल होगा, राइट टू फ्री लीगल एड होगा। वो एक बार आप अपने लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन या 6th एडिशन या 5th एडिशन, कोई भी एडिशन आपके पास पड़ा हो, तो आप उसमें जाके एक बार चेक कर लेना। बहुत सारे एक बार गो थ्रू होना है आपको, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो जिससे यह है कि कभी पूछ ले राइट टू स्लीप इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल, आर्टिकल 19 का है या 21 का है, तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। राइट आर्टिकल 21A, ये आता है आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार। डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल हैव प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये आपका आर्टिकल 21A का पार्ट है। ठीक है ना, ये आया था आपके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, यानी कि 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में फंडामेंटल राइट को में एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत बोला गया कि अब सरकार का दायित्व होगा, सरकार के पास इतनी मेजोरिटी है क्योंकि आर्टिकल 45 से चेंज करके लेकर आए इधर, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा, फर्ज होगा। और इसीलिए सरकार ने उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान और बहुत सारे अभियान चले, तो वो अलग पार्ट है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, यानी कि आर्टिकल 22 की बात करेंगे अब। तो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो या डिटेन्ड किया गया हो, यानी कि पुलिस की हिरासत में लिया गया हो, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है वो आर्टिकल 22 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 22 में जब डिटेंशन की बात करते थे, डिटेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है ना, तो प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, उस पर ट्रायल हुआ, कोर्ट ने उसको सजा दे दी, तो और उसको जेल में भेज दिया गया, तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। ठीक है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मींस डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सजा देने के बाद, कन्विक्ट करने के बाद अगर जेल भेजा जाता है, तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन, बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के उठा के जेल में डाल दे, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्योंकि अब ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को नहीं उठा के डाल सकते, तो उनको क्या बोलना पड़ता है कि वी आर अरेस्टिंग यू टू एज द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है ना, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जैसे नाम आता है तो पुलिस के पास थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। The first part of Article 22 confers the following right on a person who is arrested or detained under an ordinary law. ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाती है, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका ग्राउंड क्या है, आप पर कौन सी धारा लगाई गई है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उनको अपने जो भी मतलब वकील वगैरह जो होते हैं, उनसे कंसल्ट करने का अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया तो नहीं, कुछ नहीं है, तो सबको अपने जो लीगल प्रैक्टिशनर है उससे बात करने का अधिकार दिया जाएगा। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है ना, तो किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या तो कोर्ट के में करो या मजिस्ट्रेट के सामने करो। पुलिस किसी को पकड़ेगी तो 24 घंटे के अंदर या तो कोर्ट ले जाएगी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अब मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या कोर्ट ले जाए, तो क्या उसमें जर्नी टाइम इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो जो जर्नी टाइम है उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। नेक्स्ट है राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज द फर्दर डिटेंशन। अगर मान लो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास ले गए, उन्होंने अगर नहीं बोला कि आप इनको कंटिन्यू रखिए,
तो आपको तुरंत 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद छोड़ना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट ये बोल देता है या आगे डिटेंशन रखने की अनुमति नहीं देता है तो आपको 24 घंटे के बाद क्या पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड फर्स्ट पार्ट में क्या था, प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन, ये था फर्स्ट पार्ट। अब क्या है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, the second part of article 22 grants protection to person who are arrested or detained under a preventive detention law। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, ये बताया गया पार्ट 2 में। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये बात करता है द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया तो उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं किया जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। ठीक है ना, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जो कि हाई कोर्ट के जज से मिलकर बनेगा। हाई कोर्ट के जज का जब एडवाइजरी बोर्ड बोलेगा कि इस व्यक्ति को सच में 3 महीने से ज्यादा कन्विक्शन मतलब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो ही उसको रख सकते हैं। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनी। अगर जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताने पड़ेंगे कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है। क्या आपके समाज में रहने से समाज को सच में कोई नुकसान होगा, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है ना, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन्यू, हाउएवर द फैक्ट कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, द डिटेन्यू शुड बी afforded an opportunity to make representation against the detention order। ठीक है ना, उसको जो डिटेंशन ऑर्डर आया है तो उसके अगेंस्ट में भी उसको उसके अगेंस्ट में भी रिप्रेजेंटेशन देने की उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि सीधा सीधा बात है, this question can be asked in any exam that के preventive detention को लेकर जो लॉ बनाने की पावर है, लॉ बनाने की पावर वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है ना, तो सबसे पहले आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर किसी से नहीं करवा सकते। ठीक है ना, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 का पार्ट है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, तो किस तरीके से बेगार नहीं करा सकते, फोर्स लेबर किसी से नहीं करा सकते, एंड अदर सिमिलर ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा तरीका यूज नहीं करोगे जिससे फोर्स लेबर हो। आर्टिकल 23 also provide for an exception to this provision। it permits the state to impose compulsory service for public purpose। अब फोर्स लेबर का मतलब ये है कि अगर इन द आवर ऑफ नीड स्टेट क्या है, कंपलसरी सर्विस किसी भी व्यक्ति को कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकती है। जैसे मान लो कि बोल दे कि 3 मंथ सबको डिफेंस में जाना है, तो वो एक अलग चीज है, वो इसमें आर्टिकल 23 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोविड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में, कौन सी फैक्ट्री, माइन में और अदर हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे में काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। बट इट डज नॉट प्रोविड देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क।
ठीक है ना। 14 जैसे अब मान लो टीवी सीरियल है, ड्रामा है, इन सब में 14 साल से छोटे बच्चे काम करते हैं। तो उस चीज को जो हार्मलेस है या इनोसेंट वर्क है, तो उस चीज को ये नहीं रोकता। लेकिन हजार्डस एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, तो वहां पे 14 साल से बच्चों के लिए प्रोविजन किया गया है कि उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। ये कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में काम करते हुए पाया गया, 14 साल से कम एज का बच्चा, तो क्या होगा, वो उस कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी को फाइन देना पड़ेगा, कंपनी पर जो भी कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के अधिकार आ गए। ये आपको मिलेंगे 25 से 28 में। तो 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 या 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि ये आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की बात करता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल की बात करता है। क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि मेरे मेरे को क्या अपना अंदर धर्म मानना है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मेरी अपनी होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर ये नहीं थोपेगा कि आप इस धर्म को मानिए, ये तो ये चीज नहीं है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्री प्रोफेशन, मैं कोई भी अपने धर्म का कार्य फ्रीली कर सकता हूँ। फ्री प्रैक्टिस, अपने धर्म को फ्री प्रैक्टिस कर सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और मैं अपने धर्म का प्रोपिगेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience, सब इक्वल हैं, and the right to freely profess, practice and propagate religion। ठीक है ना, तो सबको ये फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का अधिकार है। तो इसमें क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कोई भी धर्म मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपिगेट, यानी कि मैं कोई भी धर्म मानूं, उसके बारे में काम करूं, उसकी प्रैक्टिस करूं, उसको फैलाऊं, तो ये मेरा इंडिविजुअली अधिकार है। ठीक है ना, ये आर्टिकल 21 हमको देता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब देखो 25 में क्या था, इंडिविजुअल। अगर मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहा है तो क्या ये इंडिविजुअल होगा, नहीं। आर्टिकल 26 है जो है कलेक्टिव है। ठीक है ना, कोई अकेला व्यक्ति कोई रिलीजियस अफेयर नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 26 कलेक्टिव की बात करता है, और आर्टिकल 25 जो है इंडिविजुअल की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट। क्या क्या राइट है, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है। ठीक है ना, अपने धर्म के लिए मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाऊं, मैं बनाऊं कि हिंदू हितकरणी सभा, उस तरीके से मैं कोई भी अपने धर्म के लिए बना सकता हूँ, उसको प्रोपेगेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, मान लो हम कुछ लोगों ने मिलकर वो सभा बनाई, उसको अफेयर्स को रिलीजन में कैसे प्रोपेगेट करेंगे, वो सारे अफेयर्स हम मैनेज कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार है धर्म के लिए। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, यानी कि उस प्रॉपर्टी को फिर हम एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लॉ, अकॉर्डिंग टू सिख लॉ। ठीक है ना, जैसे गुरुद्वारा है सिख एक्ट के तहत या जो भी उनका चलता है, उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 27 के तहत उस पर उसको ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये आर्टिकल 25 से 28 हमारे सेकुलरिज्म को दर्शाता है। ठीक है ना, किसको दर्शाता है, हमारे सेकुलरिज्म को। ठीक है, आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, अगर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि अगर कोई स्टेट के फंड से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। However, this provision shall not apply to an educational institute administered by the state but established under any endowment or trust। यानी कि अगर कोई
ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि किसी ट्रस्ट के अंदर बना है, ठीक है ना, तो उसमें ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 28 सीधा बोलता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। और लेकिन कहाँ दिए जा सकते हैं, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी ट्रस्ट के अंदर बना है, लेकिन फंड या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करता है, लेकिन वो है एक ट्रस्ट के अंदर, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे। आज की क्लास आपको आई होप बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द आईएएस सफलता एंड इंक्रीज योर फैमिली। आईएएस सफलता एक परिवार है जो कि अभी बहुत छोटा परिवार है, तो इस छोटे से परिवार को आपको बड़ा परिवार बनाना है, आप सभी का सहयोग चाहिए। तो प्लीज आइए सफलता को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइए सफलता से जोड़िए। चलिए क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।